सब? क्यों, क्या हुआ बेटा? अब भी इस उम्र में भी तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब तुम्हारे अंदर कोई गड़बड़ है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तुम्हें खुद पे वर्क करना पड़ेगा, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा जी? माइटोसिस पढ़ रहे थे। माइटोसिस डिवीजन में हमने बात कर ली थी प्रोफेज की, मेटाफेज की। आज हम बात करेंगे किसकी? एनाफेज की। तो कौन बताएगा प्रोफेज में क्या क्या होता है? हाँ चलो मैं पूछती हूँ, तुम बताना। कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कौन सी स्टेज में होता है? मेटाफेज में होता है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एस फेज में, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस एस फेज में, कौन सी में? एस फेज में। ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन T2 फेज में। सेल की ग्रोथ मैक्सिमम T1 फेज में। ह्यूमन सेल कितने टाइम में डिवाइड करती है? 24 आवर्स। और ईस्ट की सेल 90 मिनट्स में करती है। स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है? स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन प्रोफेज। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट मेटाफेज। कहाँ पे? मेटाफेज। स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड एट काइनेटोकोर मेटाफेज। बात है, याद है मतलब कुछ। अब हम आते हैं बेटा जी कौन सी फेज पे? एनाफेज पे। एनाफेज। एनाफेज। एना का मतलब क्या होता है? पोल। फेज का मतलब? फेज ऐसी फेज जिसमें क्रोमोजोम पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, वो कौन सी फेज होती है? एनाफेज। देखो माइटोसिस फेज, माइटोसिस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मेटाफेज में क्या हो गया था? क्रोमोजोम इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे, मेटाफेजिक प्लेट बना ली थी, ठीक है। और क्या हुआ था? स्पिंडल फाइबर उनसे जुड़े हुए थे। अब एनाफेज में क्या होगा? तो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है वो क्या होगा? स्प्लिट होगा। देखो ऐसा सा क्रोमोजोम है, क्या है? क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम के ऊपर कितने काइनेटोकोर है क्रोमोजोम पे? दो काइनेटोकोर, एक काइनेटोकोर इस पे, एक काइनेटोकोर इस पे। पे कौन जुड़ा है काइनेटोकोर से? स्पिंडल फाइबर जुड़ा है, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर इसको इधर खींचेगा, ये स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा, तो सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा? स्प्लिट मतलब टूट जाएगा। जब दो जने मिल के खींचेंगे एक को तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड इधर चला जाएगा। देखो ये खींच भी रहे हैं और इसके बीच बीच क्या बन रहे हैं? फाइबर बन रहे हैं, इंटरजोनल फाइबर भी क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, ठीक है। तब धक्का भी दिया जा रहा है और खींचा भी जा रहा है, इस वजह से क्या हो जाता है? क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं? सेपरेट। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। इसका सेंट्रोमियर टूटेगा, कैसा बन जाएगा? कैसा बनेगा अभी ये बताओ? अब ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा सा बन गया, ठीक है। ऐसा सा बना तो क्या हुआ? एक काइनेटोकोर इधर, इस काइनेटोकोर इधर, है ना। ये इसको इधर लेके जा रहा है, इधर लेके जा रहा है, और ये इंटरजोनल फाइबर इनको क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्रोमोजोम था, अब ये किसकी फॉर्म में आ गया है? क्रोमेटिड की फॉर्म में। मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमोजोम के क्रोमेटिड क्या हो गए? अलग अलग हो गए, स्प्लिट हो गए। अब ये क्रोमेटिड किसकी तरह बिहेव करेगा? फ्यूचर क्रोमोजोम की तरह। देखो पहले क्या था अपने पास? पोल थी, पोल होती है ना, वैसा क्रोमेटिन फाइबर था।
क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हुआ, क्या बनाया? क्रोमेटिड बनाया। क्रोमेटिड हुआ, फिर क्या बनाया? क्रोमोजोम बनाया। अब क्रोमोजोम वापस से क्या बना दिया है? क्रोमेटिड बना दिया। क्रोमेटिड वापस से क्या बनाएगा? क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा, बनाएगा ना। तो ये जो सेल है, मतलब एनाफेज के बाद में टीलोफेज आएगी। टीलोफेज में क्या हो जाएगा? क्रोमेटिन फाइबर का वापस से वही बन जाएगा, गेंद जैसी स्ट्रक्चर, बॉल जैसी स्ट्रक्चर। अब जो एना टीलोफेज में गेंद जैसी स्ट्रक्चर बनी है, वो दूसरी सेल के लिए किसकी तरह काम करेगी? इंटरफेज आएगी ना, फिर उसमें साइटोकाइन के बाद इंटरफेज आएगी। मतलब इंटरफेज में क्या होता है? क्रोमेटिन क्या रहते हैं? कंडेंस नहीं रहते, अनकोइल्ड रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, टेंगल्ड रहते हैं, है ना। तो वही स्टेज वापस से रिपीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ बोल रहा है कि जब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, और ये जो क्रोमेटिड है ना, ये क्रोमेटिड ही क्या क्या होते हैं? फ्यूचर क्रोमोजोम बनाते हैं। यही क्या बनाएंगे? फ्यूचर क्रोमोजोम। आ गई बात? फ्यूचर क्रोमोजोम क्यों बोला? अब देखो क्या हुआ इस स्टेज में, बताओ। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की क्या हो गई? स्प्लिटिंग हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गए? क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए। किड्स सेपरेट हो गए। क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए तो क्या हुए? अब वो स्टार्ट करेंगे ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना। ये इसको इधर वाले पोल की तरफ लेके जाएगा, ये इसको इधर वाले पोल की तरफ। अब ये इसकी गर्दन पकड़ रहा है, तो इसकी आर्म किधर हो जा रही है? पीछे की तरफ हो जा रही है। ऐसा कि एक सेंट्रोमियर ने इसकी गर्दन पकड़ रखी है, तो आर्म कहाँ हो जाएंगे? इधर की तरफ। तो जब ये क्रोमेटिड सेपरेट होता है किससे? क्रोमोजोम से। जब स्पिंडल फाइबर इसको खींच के लेके जाता है किसको? क्रोमेटिड को। तो इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो इधर की तरफ होता है, पोल्स की तरफ होता है। कहाँ होता है? पोल्स की तरफ। और इसकी आर्म्स किधर की तरफ होती है? इक्वेटर की तरफ, या फिर मैं बोल लूँ सेंटर की तरफ होती है। आगे बात समझ में? अब ये सेपरेट हो गया तो क्या होगा? क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स बोल दो या फिर क्रोमोजोम बोल दो, कि क्रोमेटिड्स ही आगे किसकी तरह काम करेगा? क्रोमोजोम की तरह। तो कहीं क्रोमेटिड लिखा होता है, कहीं क्रोमोजोम लिखा होता है। ये नहीं कि यहाँ क्रोमेटिड लिखा है आपने क्रोमोजोम लिखा दिया। क्रोमेटिड ही किसकी तरह बिहेव करेगा? फ्यूचर क्रोमोजोम की तरह। तो क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे? क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ स्टार्ट कर दे, अपोजिट पोल की तरफ स्टार्ट कर दे, ठीक है। और इस मूवमेंट के दौरान क्या होगा? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इज वर्ड्स, वर्ड्स एंड आर्म्स, वर्ड्स सेंटर। हम कहाँ की तरफ? सेंटर की तरफ। अब इसको कैसे पकड़ेंगे तो शेप कैसी हो जाएगी? वी शेप। ये जो स्टेज होता है, बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोजोम। मॉर्फोलॉजी के लिए मेटाफेज, शेप के लिए कौन सी है? एनाफेज। बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, सोम्स की शेप की का बेस्ट स्टेज एनाफेज। मॉर्फोलॉजी में हम इसमें नंबर की बात बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं, क्रोमोजोम का कितना है, ठीक है। ये सब स्टडी करेंगे।
रेशो बराबर है गर्ल्स और ज़्यादा नहीं, गर्ल्स ज़्यादा है, पहली क्लास है जिस क्या 34E में, हाँ पिछले, तभी तुम 32 में आके बैठ जाते। मैं इसको नहीं कह रही मैं, तुम मतलब सब आ जाते हैं ना तुम में। जल्दी इमोशनल हो, गर्ल्स वाली क्लास में सही रहता है, ज़्यादा गर्ल्स होती, कंफर्टेबल फील। चलें आगे, जैसे बॉयज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, हैं? अरे मतलब गर्ल्स ज़्यादा होती है तो मतलब थोड़ा ऐसे है ना, कंफर्टेबल वाला वाइब्स मैच होती है। कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। चलें आगे, कितनी बात समझ आ गई? तो डायग्राम से देख ले, देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेल है, ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या थी, सेंट्रियोल थी ना, और यहाँ पे सेंट्रियोल से क्या निकले थे, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होंगे, क्रोमोजोम से, और क्रोमोजोम की क्या करवाएंगे, मूवमेंट। अब ये क्रोमोजोम ऐसे मूव कर रहे हैं, आधे क्रोमोजोम इधर चले गए, आधे क्रोमोजोम इधर जा रहे हैं, दिख रहे हैं जाते हुए। जब ये मूव कर रहे हैं तो दिख रहा है ना, आर्म्स किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ, और सेंट्रोमियर किधर है, पोल की तरफ है। सेंट्रोमियर किधर की तरफ है, पोल की तरफ, दिखाई दे रहा है, बात है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है, इन पे क्या फर्क पड़ रहा है, बड़े हो जा रहे हैं कि छोटे हो जा रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं, तो लिखो लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएगी, शॉर्ट, बोले तो छोटी हो जाएगी। इसी फेज में, एनाफेज में, इसी फेज में एनाफेज, एनाफेज के बाद में कौन फेज आएगी बेटा जी, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, वही होगा जो जो होना था, होना चाहिए था। क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए थे, ये कहाँ पहुंच जाएंगे, अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्रोमोजोम कहाँ पहुंच गए, अपोजिट पोल पे पहुंच गए। अपोजिट पोल पे तो पहुंच गए, लेकिन अब क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस। पहले प्रोफेज में क्या हुआ था, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन। वहां क्या हुआ था, अनटैगल हुए थे, यहाँ पे क्या हो गए, टैगल हो गए। वहां पे सुलझे थे, यहाँ उलझ जाएंगे, है ना। वहां पे क्या हुआ था, सुलझना हुआ था, यहाँ पे वापस से उलझने लग जाएंगे क्रोमोजोम। समझ गए बात को, क्रोमोजोम सबसे पहले क्या हुआ, ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए,
और क्या होना स्टार्ट हो गए, अनकंडेंस्ड हो गए, टेंगल्ड हो गए, टेंगल हो गए और अनकंडेंस्ड हो गए। क्रोमोजोम के साथ तो ये हुआ। अब क्रोमोजोम वापस से टेंगल होगा तो न्यूक्लियोलस वापस आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। सेल मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगी? वापस से आ जाएगी। सेल ऑर्गेनल भी वापस से आ जाएंगे। ठीक है, तो जो वहां पे क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, वो यहाँ पे वापस से क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। तो एनाफेज को हम क्या, टीलोफेज को क्या बोलेंगे? री रीअपियरेंस ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का ऑपोजिट जो भी हो रहा है, प्रोफेज में जो चीज गायब हो रही थी वो सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही है? रीअपियर हो रही है। तो रीअपियरेंस ऑफ प्रोफेज इसको हम बोल सकते हैं, तो टीलोफेज को। चले आगे टीलोफेज पे। ना करोगे तो भी चलता तो है ही आगे, बस तुम्हारा नाम आए। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में है सेल। अब सेल के यहाँ पे क्या बन जाएगी वापस से हमारे पास? न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी। यहाँ पे भी क्या बन गई? न्यूक्लियर एनवेलप बन गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या है? क्रोमोजोम क्या हो गए वापस से? अनटेगल्ड हो गए और क्या बन गए? ऐसे सज गए वापस, टेंगल्ड, सॉरी टेंगल्ड हो गए। ठीक, प्लस वापस से क्या हो गई? यहाँ पे अपीयर हो गई, अपीयर हो गई, बाकी सेल ऑर्गेन हो गए यहाँ पे आ गए। है? ये कौन सी फेज है अपने पास? टीलोफेज। दिख रही है टीलोफेज? एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस। कितना न्यूक्लियस लेके चले थे? 1 न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस क्या हो चुका है? डिवाइड हो चुका है। मतलब कौन सा डिवीजन हो गया? साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कैरियोकाइनेसिस क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टीलोफेज में क्या क्या है, बताओ। क्रोमोसोम रीच एट अपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम क्या हो गए? पूछ चुके हैं। और क्या होगा? अनकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन, कंडेंसेशन ज़्यादा सही, की कंडेंसेशन, या फिर क्या बोलेंगे? टेंगल्ड या फिर अनटेंगल, टेंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमो टेक्स प्लेस। इसके अलावा क्या होगा? फिर एनवेलप पोलस पोलस एंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल की वापस क्लियर हो जाए। क्या है? क्लियरेंस ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में गायब होता है, वापस क्या हो जाता है? क्लियर जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अरे इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? है। तो 46 क्रोमोजोम थे, तो 46 आगे, 46 आगे क्रोमोजोम के नंबर में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, क्रोमोजोम आधा हो गया था। काउंट आधा पर से। अब क्या होगा? एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए, तो ऐसा हमें नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? साइटोकाइनेसिस।
अब कुछ ऐसे होते हैं सेल जिनमें कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता और कंटिन्यूअस क्या होता जाता है, कैरियोकाइनेसिस होता जाता है। तो एक सेल में क्या हो जाते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनसीटियम। क्या बोलते हैं, सिनसीटियम। न्यूक्लियर डिवीजन से क्या हो रहे हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस हो रहे हैं, को हम क्या बोलेंगे बेटा जी, सिनसीटियम कंडीशन। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है, क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में क्या कंप्लीट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो अब साइटोकाइनेसिस कैसे कैसे, काइनेसिस प्लांट सेल में कैसे होता है और एनिमल सेल में कैसे होता है। लेकिन एक सेल में तो एक ही टाइप, प्लांट में तो सेट रहेगा, रो रहेगा। मेथड बोल सकते हैं, मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस अलग अलग होते हैं। चलें आगे का, तो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, बोलेंगे किसको, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज एज साइटोकाइनेसिस। वाह क्या बात है, ये तो सब आता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जो होता है वो कैसे हो सकता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस not followed by cytokinesis, not followed by cytokinesis, तो क्या होगा, तो मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन अराइज, तो हम क्या बोलेंगे, सिनसीटियम कंडीशन, कंडीशन। जब बार बार न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो नहीं रहा है, तो एक सेल में क्या हो गए, भतेरे न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, तो क्या बोल देंगे, सिनसीटियम कंडीशन। क्या बोल देंगे, सिनसीटियम कंडीशन। आगे बात समझ में। अब कुछ सेल ऐसी होती है में कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो क्या होगा, जब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली हो, क्या होगा, एक सेल से दो सेल बन जाएगी, ये कंडीशन अराइज नहीं होगी, ठीक है। क्या लिखें, साइटोकाइनेसिस का है वो प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा, डिफरेंट मेथड से। प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, प्लांट सेल में कैसे होता है, सेल प्लेट मेथड से, बाई सेल प्लेट मेथड। और ये किस मैनर में होता है, सेंट्रीफ्यूगल, मतलब सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। और एनिमल सेल में कैसा होगा, बाई सेल फर्रो मेथड, सेल फर्रो मेथड से हो। और कौन से मेथड में होगा, सेंट्रीपिटल, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, तो हो गया, सेंट्रीपिटल मैनर हो गया, ठीक है। अब होता कैसे है ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल,
चला रहा है। बेटा गलत बात है, गंदी बात होती है फोन चलाना। बोलिए बेटा। हाँ, वो बेटा फिर अलग अलग फंक्शन स्पेशलाइज्ड हो जाती है ना। लेकिन वो बना किससे है? बना तो जाइगोट से ही है ना। ऐसे तो देखो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हो, ठीक है, 3 लेयर से ही होता है। एक्टोडर्म, एम्ब्रियो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, है ना। सब अलग अलग काम वो ही क्यों करती है? सब वो लोग ऐसे तो स्टेम सेल है, स्टेम सेल तो सब बना सकती है। जूलॉजी से पूछना। मेरा काम बस इतना है कि डिवीजन से बनते हैं हम, एक सेल से। वो पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, उसमें तुम्हें जेनेटिक कंट्रोल मेथड पढ़ोगे तुम, है ना। सब होता है, सेल कैसे इंटरेक्ट करती है, ये सब बहुत बड़ी चीजें हो जाती है। वो बायोलॉजी वाले टीचर ही एक्सप्लेन कर सकते। हम ठहरे घास फूस वाले टीचर, पेड़ पौधे घास फूस। चले आगे, हरे भरे टीचर हैं हम। हाँ, अब इसको देख लेते हैं कैसे होता है सेट मेथड। सर मैं लिख दूं प्लांट टू, सर क्या लिखे? एनिमल। एनिमल में तो थोड़ा सा सिंपल सा है। क्या? गलत, ऐसा था। ये सेल थी अपने पास में, है ना। और इस सेल में क्या थे? 2 न्यूक्लियस आ गए थे। एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। तो क्या होता है बेटा जी, क्या बोलते हैं इसको? एनिमल सेल में क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल में क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। तो कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं, पुल करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनने लग जाती है? फर्रो बनने लग जाती है। जाती है, रो बनने लग जाती है। कहाँ बन रही है? फेरी फेरी से सेंटर की तरफ क्या बनने लग जाएगी? फर्रो बनने लग जाती है। ठीक है। फिर ये जो फर्रो है, ये इधर वाली और इधर वाली एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? टच कर जाएंगे। क्या हो जाएगी? एक सेल इधर बन जाएगी और एक सेल इधर बन जाएगी। तो जैसे सेल बन गई, पास 2 सेल बन गई। एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस अच्छी लगे। चलो, कहाँ हो रहा है? पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। तो कौन सा हो गया? सेंट्रीपीटल। कौन सा हो गया? सेंट्रीपीटल। ये तो सीधी सी साफ सी बात हुई, सिंपल सी। अब हम बात करें किसकी? प्लांट सेल की। प्लांट सेल है तो कुछ क्या है? सेल की क्या है? यस। अब देखो बेटा जी, गोल्गी बॉडी नाम सुना है? और तुमने फाइबर नाम सुना है? ना है। तो स्पिंडल फाइबर थे वो क्या हो जाते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हो जाते हैं सेल डिवीजन के बाद, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में कुछ स्पिंडल फाइबर बचे हो रह जाते हैं। और कौन होता है? गोल्गी बॉडी की वेसाइकल्स। वो क्या होती है? यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। स्पिंडल फाइबर है मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर टूटेगा तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बचेंगे ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर की माइक्रोट्यूब्यूल्स और गोल्गी बॉडी की वेसाइकल्स क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ? सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। सेंटर से पेरीफेरी की तरफ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए। कौन बताया मैंने? स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब। स्पिंडल फाइबर बोल दूं और क्या बोल दूं? गोल्गी बॉडी। तो ये दोनों क्या हो गए? यहाँ पे डिपॉजिट हो। अब स्पिंडल फाइबर की क्या बोला मैंने? वेसाइकल्स। तो वो कुछ रिलीज करेंगे, सिक्रेट करेंगे। क्या सिक्रेट करेंगी? कैल्शियम पेक्टेट। क्या सिक्रेट करेंगी? कैल्शियम पेक्टेट सिक्रेट करेंगे।
यहाँ पे तुम्हें पता है ये जो वेसाइकल से ये क्या रिलीज करेंगे, कैल्शियम और पेक्टिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो, कैल्शियम और पेक्टिन डिपोजिट हो, जैसे यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, कौन सी लेयर बनी होती है कैल्शियम और पेक्टिन से, जेल लेमिन। ये क्या रिलीज करेंगे, इज कैल्शियम एंड पेक्टिन, कैल्शियम और पेक्टिन रिलीज करेंगे, वजह से अपने पास किसका फॉर्मेशन, जेल लेमिला का। क्या हो गया, जेल लेमिला बन गई, जेल लेमिला। अब क्या होगा, जेल लेमिला के ऊपर डिपोजिशन होने लग जाएगा किसका, सेलुलोज का, है ना। तो कौन बनेगी, सेलुलोज से कौन बनी होती है, ये कौन सी बनी होती, प्राइमरी वॉल बनी होती है ना, याद है। यहाँ पे क्या बन जाएगी फिर, प्राइमरी वॉल बन जाएगी, क्यों बन जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा सेलुलोज का। अब मान लो रोज के बाद में और डिपोजिट हो गया कि हेमी सेलुलोज ना, रोज हेमी जाएगी, सेकेंडरी वॉल बन जाएगी, जाएगी सेकेंडरी। अब इस सेल में इतनी सारी वॉल बन गई तो सेल क्या हो गई, सेपरेट हो गई ना, और बीच में क्या बन जाएगा फिर, प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन बन जाएगा। तो एक सेल से कितनी सेल बन गई, दो सेल बन गई। आ गई बात समझ में, अरे आया समझ में, क्या हुआ था, पहले सेल थी, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो न्यूक्लियस बने। अब क्या हुआ, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है स्पिंडल फाइबर की वो, और गोल्गी बॉडी की वेसाइकल सेंटर से पेरीफेरी की तरफ क्या होने लगी, डिपॉजिट होने लग गई वहां पे। और जो वेसाइकल्स है उन्होंने रिलीज किया क्या, कैल्शियम और पेक्टिन को, इसकी वजह से क्या बन गई, मिडल लेमिला बन गई। ठीक है, मिडल लेमिला दो एडजेसेंट सेल को जोड़ेगी, मिडल लेमिला के बाद में क्या बनी, प्राइमरी वॉल, किसकी वजह से, सेलुलोज के डिपोजिशन की वजह से। फिर हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, उन सब के डिपोजिशन से क्या बन गई, सेकेंडरी वॉल। और एक सेल से कितनी सेल बन गई, दो सेल। क्या हो गया, सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस हो। लेकिन किस वजह से हुआ, सेल प्लेट के बनने की वजह से। सेल प्लेट में कौन कौन था, सेल फाइबर और गोल्गी बॉडी थे। कहाँ से कहाँ जमे थे, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। तो कौन सा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल। समझ आ गया, ना लो तो आ गया तो। हाँ सही बोल रहे हो, बोल देते हैं, डर लग जाए बाकियों के।
क्या कहना चाह रहे हो? क्या हो गया? आप पूछो बेटा, डाउट है वो पूछो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगी ना बेटा अंदर। बोलो 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 बोलो। लिपिड और प्रोटीन की बनी है। सेल को लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन की वजह से लिविंग थोड़ी ना कह रहे हैं। लिविंग इसलिए कह रहे हैं, अब जो सेल है ना में रिएक्शंस हो रही, जैसे हमारी सेल है क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है, ठीक है, फूड का, की वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, जो भी रिएक्शन है ना सेल के अंदर हो रही है उनकी वजह से सेल लिविंग, ना कि मेम्ब्रेन होने की वजह से, ना कि वॉल होने की। वॉल तो वैसे भी डेड है। क्वेश्चन बताओ ना सीधा। मतलब पहले एटम था, एटम तो लिविंग नहीं था, तो सेल कैसे लिविंग हो गई ऐसा? हम लिविंग कैसे हैं ऐसे कहना चाह रहे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने हैं, अब वो नॉन लिविंग है तो हम लिविंग कैसे हैं ऐसा? बात तो सही है तुम्हारी। अब वो उससे बने हैं, हर एक छोटी इकाई से बने हैं। अब तो तुम बोलोगे कि हमारा लीवर है वो सेल से बना है, लीवर ये वाला काम कर रहा है तो सेल क्यों नहीं कर रही है? लिविंग वर्ड में एक लाइन लिखी है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे जो हायर लेवल वाला जो है ना, वो लोअर लेवल वाले की प्रॉपर्टी होती है। जो प्रॉपर्टी लोअर में पाई जाती है ना, वो हायर में पाई जाती है, लेकिन हायर वाले की प्रॉपर्टी लोअर वाले में नहीं पाई जाती। ये लाइन लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में लिखी है, ठीक है, इसलिए वो नॉन लिविंग है और हम लिविंग है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो मिलके क्या बनाए, एटम बनाए हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी भी एटम में होगी, प्रोटॉन वाले भी होगी, न्यूट्रॉन भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम नहीं हो सकता ना, हो सकता है क्या? वैसे ही हमारी बॉडी सेल लिविंग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लिविंग होगा क्या? नहीं होगा ना। समझ आ गई बात? कि हायर लेवल वाली प्रॉपर्टी लोअर लेवल में नहीं देखने को मिलती, लेकिन लोअर वाली हायर में भी देखने को मिल जाती है। सेल थी, सेल में दो न्यूक्लियस थे, बन गए थे, बाकी स्पिंडल फाइबर अभी टूटे ही हैं। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, टूटेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में ही टूटेंगे ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हुई, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ डिपॉजिट होना स्टार्ट हुई, गोल्गी बॉडी की वेसाइकल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हुई, ठीक है, ये दोनों मिलके फ्रेगमोप्लास्ट बना लेते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट, दोनों का डिपोजिशन क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वेसाइकल्स जो होंगे वो रिलीज करेंगी क्या, कैल्शियम और पेक्टिन, तो अपने पास क्या बन जाएगी, मिडल लेमेला। फिर और डिपोजिशन हो जाएगा किसका, सेलुलोज का, प्राइमरी वॉल बन जाएगी। फिर सेलुलोज, सेलुलोज का तो है ही, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन का डिपोजिशन क्या क्या बन गई, सेकेंडरी। और एक सेल से हमारे पास सेल बन गई, दो सेल बन गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल। दो सेल के लिए कितना माइटोसिस चाहिए, एक चाहिए, तीन के लिए दो चाहिए, चार के लिए तीन चाहिए। नंबर ऑफ माइटोसिस क्या होता है, n-1 होता है। तो फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ माइटोसिस, नंबर ऑफ माइटोसिस इक्वल टू n-1। n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल आता है, हाउ मैनी माइटोसिस रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 128 सेल, 127। मैं लिख देती हूँ, हाउ मैनी माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर
फॉर्मेशन 128 सेल, शायद तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखा है। आंसर क्या आएगा? इस फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ माइटोसिस n-1, n कितना दे रखा है अपने को? 128 माइनस 1 तो कितना होएगा? 127 होगा, 127। ऐसा कैसे हो गया? देखो ये एक सेल थी मेरे पास, एक सेल से कितनी सेल बनी? 2 सेल। कितने माइटोसिस? 2 माइटोसिस कैसे होंगे? एक होगा। अब इस सेल से कितनी बनेंगी? 2। कितने माइटोसिस? तो इस सेल से कितनी बन गई? 1 2 3, तो कितना? 1 और 1 2 माइटोसिस ना। क्या हुआ? कितनी बन गई? 4। तो कितनी माइटोसिस? 1 2 3 माइटोसिस। हो गया ना ऐसा? समझ गए? 1 से 2 बनी तो कितना माइटोसिस? 1। ठीक है, 1 से 2 तो ये, और 1 ये बनी, तो 3 बनने के लिए कितना माइटोसिस? 2। और 4 बनने के लिए 3। 1 2 3 आ गया। ऐसे पूछे 128 सेल बनाने के लिए कितनी जनरेशन? नंबर ऑफ जनरेशन कितना? 128 का रूट क्या है? की पावर n है फॉर्मूला। लिखते हैं, बताते हैं। 128 सेल बनाने के लिए हाउ मैनी जनरेशन रिक्वायर्ड? या तो तुम सीधा कर लो। देखो, 1 से कितनी बनेंगी? 2। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से 128। तो कितनी जनरेशन? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई ना। या फिर 2 की पावर n इक्वल टू, सेल पूछी है 128, तो 2 की पावर कितनी? 128 आएगा 7। फॉर्मूला से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी से कर लेंगे। चले आगे, चले लिखे ये वाला क्वेश्चन। हाउ मैनी जनरेशन रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 128 सेल? हाउ मैनी जनरेशन रिक्वायर्ड प्रोडक्शन 4 सेल्स, सेल 4 सेल्स बनाने के लिए जनरेशन चाहिए। तो नंबर ऑफ जनरेशन इक्वल टू क्या आएगा? ऑफ जनरेशन निकालने का 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ जनरेशन। क्या होगा? नंबर ऑफ सेल इक्वल टू 2 की पावर n आएगा, नंबर ऑफ जनरेशन। या ठीक है, अब देखो बेटा जी, 2 की पावर n इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को? 4। n इक्वल टू क्या आ जाएगा? या फिर तुम देख लो, ज़्यादा अच्छी मैथ है नहीं मेरी। आ जाएगा 4 दूनी 8, 16, 16 64। 2 2 जा 4, 2 जा 8 है। n कितना आएगा? 6। फॉर्मूला ये होता है, निकाल लेना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो। अब इतनी सारी बात कर ली माइटोसिस के बारे में, सिग्निफिकेंस क्या है? चलो बेटा, फोटो खींच काम चला रहे हो।
हाँ, चलें आगे। ये बना लिए, लिख लिए, तो चलते हैं फिर। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करवाते हैं माइटोसिस? सबसे पहली बात, सेल की ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, माइटोसिस डिवीजन करवाएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नंबर बढ़ना। सेल के नंबर बढ़ेंगे तभी तो ग्रोथ बढ़ेगी ना। तो नंबर बढ़ने से क्या होती है, ग्रोथ होती है। और नंबर कैसे बढ़ते हैं सेल के, माइटोसिस डिवीजन से। कैसे बढ़ते हैं, माइटोसिस डिवीजन से। कोई घाव हो गया, ठीक है, उस घाव को क्या करना है, रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए हमें वहां पे क्या बनानी पड़ेगी, सेल्स बनानी पड़ेगी। और सेल्स बनाने के लिए हम कौन सा डिवीजन करेंगे, माइटोसिस करेंगे। कौन सा करेंगे, माइटोसिस करेंगे। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। देखो कोई सेल है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, उसका एक रेशियो है, मेंटेन है। लेकिन जब सेल ग्रो करेगी तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की उस साइटोप्लाज्म पे पकड़ नहीं हो पाएगी। देखो हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं, एक टीचर सफिशिएंट है उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब क्या करे कि यहाँ पे इस फ्लोर पे जितने भी बच्चे हैं वो एक जगह बैठा दें, ठीक है। और फिर है ना उनको एक टीचर पढ़ाने लग जाए। क्या टीचर का कंट्रोल रहेगा उन बच्चों पे, नहीं रहेगा ना। क्या वो सारे बच्चे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो टीचर का उस पे कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, अलग अलग सेक्शन बनाए गए। जब एक टीचर इतने बच्चों के लिए सफिशियंट है, वो उन पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चे बढ़ा दिए गए, टीचर का नंबर उतना ही रखा गया, तो टीचर का कंट्रोल खत्म। टीचर का कंट्रोल खत्म तो क्या, अनडिसिप्लिन स्टार्ट, वो हल्ला करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो वैसे ही न्यूक्लियस छोटा था, साइटोप्लाज्म था, वो सेल के फंक्शन को आसानी से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब सेल की ग्रोथ हुई, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, बढ़ गया। साइटोप्लाज्म बढ़ गया तो न्यूक्लियस की उस पर कंट्रोल क्या हो गया, कम हो गया। तो सेल का जो बैलेंस था वो क्या हो गया, बिगड़ गया। अब उसको वापस से क्या करना है, मेंटेन करना है। बैलेंस तो मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। बैलेंस मेंटेन करने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। और डिवीजन कौन सा करेगी, माइटोसिस का डिवीजन, माइटोसिस, ठीक है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो, जब सेल बढ़ेगी क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। तो कम करने की क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है? तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सेल की ग्रोथ करवाता है, सेल को रिपेयर करता है, घाव वगैरह को भरने में हेल्प करता है, और कैरियोप्लाज्मिक क्या करता है, मेंटेन करने काम करता है। स्पेस वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करता है, माइटोसिस ऑफ ऑफ माइटोसिस। क्या क्या होता है, सबसे पहले हेल्प इन ग्रोथ, हेल्प ग्रोथ ऑफ सेल। ग्रोथ कैसे करेगा, ग्रोथ ऑफ सेल बाय इंक्रीजिंग नंबर, है ना। मुझे पता है ग्रोथ में हम सारा पढ़ लेंगे, ग्रोथ क्या हो, ठीक है। क्या करता है, किलिंग, HEAL आएगा ना, करना, किलिंग बाउंड करेगा, रिपेयर सेल, सेल को क्या करेगा, रिपेयर कर, हेल्प करेगा, ठीक है। मेंटेन सरफेस वॉल्यूम रेशियो, मेंटेन
स्पेस वॉल्यूम रेशियो, स्पेस वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करेगा। इसके अलावा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन, पहले अपने को कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है होना, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो होगा हम क्या बोलेंगे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलेंगे। जब सेल क्या होगी, ग्रो करेगी, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जब ये कम हो जाएगा तो सेल क्या करेगी, डिवीजन करेगी। सेल क्या करेगी, सेल डिवीजन कब करती है, जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो जाता है। और बाद में जब सेल डिवाइड हो जाती है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वापस से मेंटेन हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ये हमारा हो गया माइटोसिस। अब मेरे को बताओ, माइटोसिस में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनसीईआरटी रीड किए हो, क्वेश्चन सोल्व किए हैं, पीपीपी लगा रहे हो? ओ मैम क्यों, जबरदस्ती यस नहीं बोलना। पीपीपी सोल्व कर रहे हो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई नहीं, सारे क्वेश्चन लग गए तुमसे, कोई पूछा ही नहीं मेरे से। हाँ तुमने तो पूछ, आज पूछ, और किसी को कोई दिक्कत आई नहीं? जब इतना अच्छा पढ़ा दिया तुम्हें कि दिक्कत ही नहीं आई। क्वेश्चन ही ऐसे थे कि सोल्व हो जा रहे थे, तो अच्छी बात है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस एग्जाम में वो प्रेशर रहता है अपने ऊपर एग्जाम का, क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। नहीं होगा तो घर वाले क्या कहेंगे, चप्पल से मारेंगे कि जूते से मारेंगे, है ना। बेलन से मारेगी मम्मी या झाड़ू से मारेगी, है ना। ये चलता रहता है दिमाग में, है ना। इसलिए अब हम बात करेंगे बेटा जी मियोसिस डिवीजन की। मियोसिस डिवीजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन? हाँ, एक बात, तो माइटोसिस डिवीजन था, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। किसमें, पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में, है ना। उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। किसमें, डॉटर सेल में एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। तो क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो, फिर तुम दूसरी क्लास में आके बैठ जाओगे, तो ये गलत बात है। एक बैच का बच्चा दूसरे में नहीं आ सकता भैया, दूसरे बैच के बच्चे आ सकते हैं क्या? क्या आ गया, नहीं आया ये, तो रहने दीजिए। ऐसा डिवीजन, ऐसा डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में पेरेंट सेल के कंपेयर में क्या हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं, उस डिवीजन को क्या कहते हैं,
मियोसिस डिवीजन। आधे हो गए मतलब क्रोमोसोम के नंबर कम हो गए, और कम होने को क्या कहते हैं? रिड्यूस होना। इसलिए इस डिवीजन का नाम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, आधे हो जाएंगे। ठीक है। अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम। ठीक है। मियोसिस डिवीजन क्या होता है? डिवीजन इन विच division in which number of chromosomes in daughter cell remain come half as compared to as compared to parent cell, as compared to parent cell called meiosis, called meiosis division। उसको हम क्या बोलेंगे? meiosis। it is also known as reductional division, is also as reductional division। पहले क्या होगा? इंटरफेज आएगी, इंटरफेज के बाद में मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के बाद में इंटरकाइनेसिस, फिर कौन आएगा? मियोसिस सेकेंड। ठीक है। तो दो मियोसिस के बीच में कौन सी फेज आती है? इंटरकाइनेसिस। और इंटरफेज कितनी होती है? एक। अब तुम मुझे बताओ कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? एस फेज में। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में ऐसा कोई होगा? नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस में होगा? नहीं होगा। तो ये जो डिवीजन है मियोसिस, इसमें कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होता है? 2 बार। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार होता है? 1 बार। डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार होगा? 1 बार होगा। लेकिन कैरियोकाइनेसिस कितनी बार? 2 बार होगा। मियोसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते, 2 तरीके का। कौन सा? 2 बार होता है ना। मियोसिस 2 बार होगा। पहले कौन होगा? मियोसिस फर्स्ट, फिर कौन होगा? मियोसिस सेकेंड। पहले होगा मियोसिस फर्स्ट, होगा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम क्या होंगे? हाफ होंगे। में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते। ठीक है। इसमें नहीं होता। सेकंड में क्रोमोसोम हाफ नहीं होता। मियोसिस फर्स्ट में तो कितनी फेज में डिवाइड किया गया है? 4। कौन कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज लिख देना है ना, एनाफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट। तो भी 4 फेज में कौन कौन सी? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। और उसमें फेजेस तो वही है, लेकिन क्या लग गया? फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। बस में कि माइटोसिस पढ़ लिया ना तो इतना कुछ जोर नहीं आएगा। प्रोफेज फर्स्ट में ही तो पढ़ाना है, बाकी तो क्या ही पढ़ाना है इसमें।
बेटा तुम 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास में 3 बार बाहर जाते हो, तो 3 से ज़्यादा बार कुछ भी करने जाओ, है ना? तुम 3 घंटे एग्जाम देने कैसे टिक के बैठोगे? वे चुनमुने मुनमुने काटते हैं क्या? दिक्कत है क्या? हर बार उठ के जाते हो, बार बार उठ उठ के जाते रहते हो, तो क्या पता कोई प्रॉब्लम हो बैठने में। मतलब एक बार कोई जाके आ जाए समझ आता है, बार 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 बार। क्या बेटा? कोई नहीं बेटा। चलें आगे, मियोसिस की बात करें हम। देखो, सेल डिवाइड होती है तो क्या होता है, हमने बात की थी कौन कौन सी फेज आती हैं, कौन कौन सी आती है? पहले कौन सी फेज आएगी? G1, फिर S, फिर G2, फिर एम फेज में पहले कौन सा आएगा? मियोसिस फर्स्ट, फिर क्या आएगा? इंटरकाइनेसिस, फिर मियोसिस सेकंड, फिर साइटोकाइनेसिस। ऐसा इसमें होता है, ठीक है? ये कौन सी फेज है बेटा जी? G1, इसको बोल दिया S, इसको बोल दिया G2, और ये क्या आएगा? एम फेज में भी कौन सा? मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के बाद में कौन सी फेज आएगी? इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज नहीं आएगी, फिर कौन आएगा? मियोसिस सेकंड। कौन आएगा? मियोसिस सेकंड। फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ऐसा होता है क्या? मियोसिस डिवीजन। तो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी फेज है अपने पास? इंटरफेज। तो मेरे को बताओ, मियोसिस डिवीजन में इंटरफेज कितनी बार आती है? एक बार आती है, ठीक है। और एस फेज कितनी बार आती है? एक बार आती है। बाद में एस फेज आई? नहीं आई ना। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? एस फेज में। कितनी बार होगा? एक बार। क्यों होगा? क्योंकि ये फेज एक बार आती है। तो एस फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हो, ठीक है। फिर ये मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा, फिर किस में जाएगी? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है, और एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का भी क्या होता है? रेप्लिकेशन। तो पहली वाली फेज में कौन सी चीज बनती है जो दूसरी के लिए काम की है? ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज बनेगी जो इसके लिए काम की है? पहले 2 सेंट्रियोल बन गए थे ना, यहाँ पे 2 सेंट्रियोल। तो मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल बन गई। एक सेंट्रियोल इसके पास चला गया, एक सेंट्रियोल इसके पास चला गया। अब इस सेल को भी क्या करना है? आगे 2 सेल बनानी है, इसको भी 2 सेल बनानी है। तो सेंट्रियोल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो इंटरकाइनेसिस में क्या होगा? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है कौन स्टेज में? इंटरकाइनेसिस में। लेकिन बट डीएनए रेप्लिकेशन नॉट टेक्स प्लेस। बट डीएनए रेप्लिकेशन नॉट प्लेस। डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं मियोसिस डिवीजन में क्या होता है बेटा जी? इन मियोसिस मियोसिस कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस occurs twice and डीएनए रेप्लिकेशन occurs single time। कौन गया? एंड डीएनए रेप्लिकेशन occurs once। बात नहीं बेटा, मुझे लग रहा है इन्फेक्टियस डिजीज।
एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होगा? एक बार। सेंट्रल डुप्लीकेशन 2 बार। कहाँ कहाँ? इंटरफेज में और इंटरकाइनेसिस। वर्ल्ड सेक्टर, लेकिन वो सिलेबस में टेक्सोनोमी पढ़ाना तो टेक्सोनोमिकल ऐड अपन शॉर्ट में बताएंगे, तो लेक्चर तो एक लेक्चर में लिविंग वर्ड कैसे हो जाएगा? ऐसे रिवीजन करवाने को तो मैं बोल के एक एक लेक्चर में मैं सारी बॉटनी बोल के चली जाऊंगी। अरे रिड्यूस वाला पढ़ाना तो है ना, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी, मेरे क्या है, मेरा तो सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, गालियाँ दोगे हमारी मैडम ने तो हमारे को पढ़ाया ही नहीं है। हाँ मैं पढ़ाऊंगी बेटा, माई फर्ज, मेरा फर्ज ईमानदारी से निभाऊंगी। ज़्यादा जरूरी था, क्या था इतना जरूरी? सब भाई वगैरह को पता होता है इस टाइम क्लास चल रही है, माता पिता को पता होता है इस टाइम क्लास चल रही है, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं तो हकीकत बता रही हूँ। अब तुम समझ जाओ किसका था। माँ बाप कभी अपने बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते, ना ही भाई बहन करते, है ना। डिस्टर्ब कौन करता है? महिला मित्र, पुरुष मित्र भी तो डिस्टर्ब कर सकते हैं। सग्रह मित्रता दिवस को ज्यादा ही शिद्दत से मना लिया है। चले आगे। भावुक हो गया बच्चा, भावनाओं में बह गया था। टाइम तो होगा ही बेटा, टाइम को कौन रोक सकता है। आज किसी और का है, कल किसी और का हो जाएगा, टाइम तो होता ही रहेगा। तुम्हारा अभी भी टाइम ही है बेटा, अभी जो टाइम चल रहा है ना उसको अच्छे से यूज कर लोगे ना, तुम्हारा टाइम अच्छा होगा। अगर ये वाला टाइम है इसको तुम फोन कॉल लेने में स्पेंड करोगे तो तुम्हारा टाइम तुम जानते हो कैसा होगा। अब इट्स डिपेंड ऑन यू, तुम कैसे यूज करते हो। चलें बेटा, अब हेडिंग लगाओ प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, मियोसिस फर्स्ट, पहले मियोसिस फर्स्ट लगाओ बड़ा सा हेडिंग, और मियोसिस फर्स्ट में सब हेडिंग लगाओ प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, चलूं आगे। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की सब फेज कौन सी है बेटा जी? प्रोफेज फर्स्ट। हम बोल सकते हैं क्या कि प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो लॉन्गेस्ट फेज होती
है किसकी, मियोसिस डिवीजन की, मियोसिस डिवीजन की क्या होती है, लॉन्गेस्ट फेज। मतलब सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, प्रोफेज फर्स्ट में लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि बहुत कुछ होता है इस फेज में। ठीक है, ठीक है, इसमें दूरियां मिटाई जाती हैं। प्रोफेज फर्स्ट क्या है, लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की कौन सी फेज है ये, लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है बेटा जी कितनी फेज में, 5 फेज में। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। बोल सकते हैं फर्दर डिवाइड्स इनटू, फर्दर डिवाइड्स 5 फेजेज, फेजेज में, 5 फेजेज में। और ये 5 फेजेज कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, लेप्टोटीन, जाइगोट, पैकिटिन, काइटिन, काती होता है, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, काइनेसिस। 5 फेजेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटिन, काइटिन, पैकिटिन नहीं बोला जाता मेरे से, पकाइटिन ही। चीज की, किस चीज की पार्टी दे रहे हो बेटा, हमें भी बुला लेना, हम आ जाएंगे, मना नहीं करेंगे। अब तुम इतनी जबरदस्ती करोगे तो कौन मना कर सकता है। अब एक बार कोई बोल दिया तो ऐसे जबरदस्ती हो जाती है ना। इतना प्यार से कोई बच्चा बोल रहा है, मना नहीं किया जा सकता। चले पढ़े लेप्टोटीन। देखो बेटा क्या होगा, क्या होगा, चलो आगे। सबसे पहली फेज हम लिखेंगे क्या, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में कुछ नहीं होता, बस कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है किसका, क्रोमोजोम का। क्या होगा, कंडेंसेशन होगा किसका, क्रोमोजोम का, जिसकी वजह से क्रोमोजोम हमें किसकी हेल्प से दिखाई देने लग जाएंगे, लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से। लाइट माइक्रोस्कोप से क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे लेप्टोटीन स्टेज में। कि क्या हो गया, क्रोमोजोम का कंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जानते हो ना, क्या होता है, एनटेंगल्ड हो जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम टेक्स प्लेस। क्रोमोजोम्स का कंडेंसेशन हो जाता है, वजह से क्या हो जाते हैं, क्रोमोजोम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, विजिबल अंडर लाइट माइक्रो माइक्रो माइक्रोस्कोप से क्या हो जाते हैं, बल हो जाते हैं। कौन, क्रोमोजोम। ठीक है, तो हम बात करें लेप्टोटीन में तो इतना ही होता है। जाइगोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन के बाद में मैं बात करूँ बेटा जी जाइगोटीन। जाइगो का मतलब क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट में क्या होता है, पेयर में क्रोमोजोम होते हैं ना, डिप्लॉइड। जाइगो का मतलब होता है पेयर। क्या होता है, पेयर। किसकी, किसका पेयर होगा, क्रोमोजोम का। तो इसमें क्या होगा, जाइगोटिन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। कौन से क्रोमोजोम की पेयरिंग होगी, होमोलोगस क्रोमोजोम की क्या होगी, पेयरिंग होगी। एक ये क्रोमोजोम, एक ये क्रोमोजोम, दोनों क्या आएंगे, पास पास आएंगे, उनकी पेयरिंग होगी। पेयरिंग कैसे होगी, की हेल्प से होगी। कौन करवाएगा हेल्प,
दोस्त, हाँ दोस्त कौन है इनका? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कौन है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। किस प्रोसेस से करवाएगा? चिट्ठी पत्री या व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टा आईडी? इंस्टा आईडी जो भी है, चलो यहाँ पे नहीं जाते, हम क्रोमोजोम की बात कर लेते हैं। जाइगोटिन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम पास पास आते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू पास पास आते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है सिनेप्सिस। क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस। किस प्रोसेस को? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के होमोलोगस क्रोमोजोम क्या आएंगे? पास पास आएंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सिनेप्सिस। क्या कहेंगे? सिनेप्सिस। पास पास लाने के लिए किसने काम किया? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उन दोनों को जोड़ के रखेगा, अंबुजा सीमेंट के जैसे, है ना। क्या करेगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जोड़ के रखेगा। अब देखो, पहले मेरे को ये बताओ होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं? सेम क्रोमेटिड अलग चीज होती है बेटा। होमोलोगस सेम क्रोमोजोम को सेम जीन का तो किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर को शो करे, काफी हद तक। और बता, सेम लोकस पे सेम करेक्टर वाला जीन प्रेजेंट हो। जैसे एक करेक्टर है हाइट, ठीक है, हाइट वाला जीन क्या है? कैपिटल टी है, और क्या है? स्मॉल टी है। ये दो क्रोमोजोम है, मान लो एक क्रोमोजोम ये है, ठीक है, एक क्रोमोजोम ये है, दो क्रोमोजोम है, ठीक है। तो इस क्रोमोजोम पे इस वाली साइट पे हाइट वाला जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी, ठीक है। तो इस क्रोमोजोम पे भी इस वाली हाइट पे इस पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए? इसी करेक्टर का जीन प्रेजेंट होना चाहिए। कैपिटल टी भी हो सकता है, ये स्मॉल टी भी है, लेकिन एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन जब दो क्रोमोजोम पे सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होता है तब उन दोनों क्रोमोजोम को क्या बोला जाता है? होमोलोगस क्रोमोजोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होमोलोगस क्रोमोजोम बोला जाता है। में क्या आएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आएंगे, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू? सिनेप्सिस। इनके बीच में क्या बनेगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखो, इसमें दो क्रोमोजोम एक साथ है, क्या बोल दिया? दो, क्या बोलते हैं? बाई। क्या बन गया ये? बाई वैलेंट। क्या बन गया? बाई वैलेंट, ठीक है। और एक क्रोमोजोम पे कितने क्रोमेटिड? 1 2, दो क्रोमेटिड है, ठीक है। और इस पे कितने हैं? दो। दो और दो मिलके क्या हो गए? 4। दो और दो मिलके 4। 4 के लिए कौन सा टर्म? टेट्रा। तो ये क्या बन गया? टेट्राड। बाईवैलेंट या फिर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है किस स्टेज में? ना मत अभी कुछ स्टेज में होता है, जाइगोटिन स्टेज। तो क्या इसमें क्या हुआ? क्रोमोजोम कंडेंस हुए, इसमें क्या हुआ? सिनेप्सिस हुआ, क्रोमोजोम पास पास आए, जोड़ा किसने? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ने। तो क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर बनी, दो क्रोमोजोम साथ आ गए, उसको क्या बोल दिया? बाइवेलेंट। और दो क्रोमोजोम के पास कितने क्रोमेटिड? 4 क्रोमेटिड। तो क्या बन गया? टेट्राड। टेट्राड यहाँ बन गया लेकिन दिखेगा नहीं, दिखेगा कहाँ पे? एकाइटिन में। वो हम देखेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।